ओके गाइस, आज हम शुरू करेंगे एंट्रो 211 का नेक्स्ट टॉपिक, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस या परपोषी प्रतिरोध। अब दो वर्ड हमारे पास आते हैं। एक तो हमारे पास आता है कि होस्ट प्लांट एंड सेकेंड इज रेजिस्टेंस। होस्ट प्लांट क्या होता है या जिसे परपोषी प्लांट कहते हैं, वो क्या होता है? परपोषी प्लांट होता है जिस पर कोई भी इंसेक्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो अपनी लाइफ को वहाँ पर स्पेंड करते हैं, अपनी लाइफ को पूरा करते हैं। जैसे वो अपनी लाइफ साइकिल की एग लेइंग से लेके, अगर 3 स्टेजेस हैं उसकी लाइफ की, देन उसमें एग, लार्वा और एडल्ट होंगे। और यदि उसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस हैं तो एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट चारों की जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है या जो उसका पूरा साइकिल है, वो उस प्लांट पर पूरा होता है। तो वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं? होस्ट प्लांट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। अगर सिंपल सी भाषा में हम बात करें तो प्रतिरोध क्या है? किसी काम को, किसी चीज को, किसी एक्टिविटी को रोकना, है ना। प्रतिरोध मीन्स रोकना या उसको रोकने की कोशिश करना या किसी भी प्रकार से उसको डिले करना, वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध। सपोज सामने वाला कोई काम कर रहा है, हमें नहीं अच्छा लग रहा तो हम उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं ना, कि भाई ये काम इस तरह से नहीं करना। तो सेम वे जब हम होस्ट प्लांट की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, कुछ ऐसे जो एक्टिविटीज, ऐसे करैक्टर होते हैं जिनसे जो इंसेक्ट है या जो जिसको हम पैथोजेंस कह सकते हैं, नॉट पर्टिकुलर इंसेक्ट, हम पैथोजन वर्ड यूज करेंगे जो कि रोगजनक होता है। उसमें फंजाई भी हो सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसमें वायरस भी हो सकता है, उसमें इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के ये आउटर फैक्टर्स या जिसको पैथोजन भी कह सकते हैं, उसको रोकना या उसको उसके जो संक्रमण है या उसका जो प्रकोप है उसको रोकना, तो वो क्या कहलाता है? होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। की प्लांट्स में कुछ ऐसे पर्टिकुलर करेक्टर होते हैं या पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके कारण इन पैथोजेंस का या इन रोग जंतुओं का जो असर है वो प्लांट्स पर नहीं हो पाता। तो वो क्या कहलाते हैं? वो प्लांट्स जिसको प्रतिरोधी जातियां या प्रतिरोधी किस्में भी कहते हैं। हम बात करते हैं ना जब इंसेक्ट्स की इन्फेक्शन की, हम ये नेक्स्ट ईयर भी पढ़ोगे कि किस किस जो हमारे स्टोर ग्रेन्स हैं या जो हमारी क्रॉप्स हैं, है ना, जो हमारी फील्ड क्रॉप्स हैं, मतलब जो अनाज हम उगाते हैं या जैसे गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, तो जो भी हम खेती करते हैं तो उस पर होने वाले किसी भी इंसेक्ट को असर को कम करने के लिए तो हम उसमें प्रतिरोधी किस्मों को प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार प्रतिरोध क्या होता है कि किसी काम को रोकना या किसी चीज को रोकना। अब इसमें क्या होता है? नेगेटिव इफेक्ट होते हैं ना पैथोजेंस के, तो उनको रोकने का काम कौन करता है? कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि जिन पर कि इनके इन्फेक्शन का, इनके संक्रमण का या प्रकोप का असर नहीं होता, वे रोगग्रस्त नहीं होती। तो इस प्रकार के क्या हो जाते हैं कि ये रोग प्रतिरोध दिखाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो वास्तव में रोग ग्रहण कर लेते हैं। आपने देखा होगा ना फसलों के रोग, जैसे कई बार आपने लीव्स देखी हैं वाइट कलर की होती हैं, गेहूं का किट रोग होता है, किसी में स्पॉट्स होते हैं, किसी में डेड हर्ट्स बन जाते हैं। तो ये जो सारे रोग हैं, इनमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो रोग को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें रोगग्राही कहते हैं। और जो कुछ ऐसी हैं जो इन रोगों के खिलाफ संक्रमित नहीं हो पाती, इनके खिलाफ उनमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है और इनका जो संक्रमण का या प्रकोप का असर इन पौधों पर नहीं होता, तो उन्हें प्रतिरोध कहते हैं। उसे होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट या परपोषी प्रतिरोध कहते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रोग प्रतिरोध किस्मों का प्रजनन है वो कैसे करता है। जब हम बात करते हैं कि होस्ट प्लांट क्या होता है हमारे पास, कि जो होस्ट प्लांट है वो जो कि किसी की लाइफ इंसेक्ट्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म इस पर अपनी लाइफ को पूरी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रजनन या प्रयोग। अब जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें सिंपल से एग्जांपल के साथ, तो हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक सिस्टम पाया जाता है ना, इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम क्या है, उसमें रेगुलर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता रहता है, और हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन यदि, या एंटीजन क्या है, काउंटर फैक्टर है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमें इन्फेक्शन देता है, ये किसी प्रकार से हमें संक्रमित करता है। तो बनने वाली एंटीबॉडीज क्या करती है, उस एंटीजन के अगेंस्ट काम करती हैं और उस एंटीजन को मार देती हैं। इस प्रकार क्या होता है, वो हमारे शरीर की क्या कहलाती है, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर। तो इसी प्रकार प्लांट्स में भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जो कि होने वाले रोगों के खिलाफ लड़ लेते हैं, और जिससे एक ही रोग का असर उन प्लांट्स पर नहीं होता, तो वो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस कहलाते हैं। अब हम इसकी जो आगे स्पीशीज है इसकी बात करते हैं कि जो रोग प्रतिरोधी किस्में हैं उनका प्रयोग कब और कैसे हुआ। उनका जो फर्स्ट मतलब पता लगा है जब किया गया 1905 में इंग्लैंड में किया गया। किसके लिए, कौन से रोग के लिए, ये ध्यान रखने वाली बातें होती हैं कि जो धान में कीट प्रतिरोध के लिए प्रजनन कार्य में फसलों को रोग प्रतिरोधक किस्मों को विकसित किया गया। ऐसे ही अमेरिका में क्या हुआ, 1909 में जो लोबिया है, या तरबूज है, या कपास, इन फसलों की प्रतिरोधक जो किस्में हैं उसके विकास में सफलता प्राप्त हुई थी। तो इस जो ये जो विधि है, ये जो मेथड है, कौन सा, प्रतिरोधी किस्मों का, तो ये क्या होता है, ये एक बहुत कारगर विधि है। इसे पेनलेस मेथड भी कहते हैं। पेनलेस मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जो प्रतिरोधी किस्में उगाते हैं, इस प्रोसीजर में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती या किसी भी प्रकार का किसान को कष्ट नहीं होता। एंड सेकेंड इसमें क्या होता है, जब हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें तो ये जो है ना प्रतिरोधी किस्मों को उगाने का प्रोसेस, इस विधि में इन्वायरमेंट पोल्यूशन पर भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जाता है। अदरवाइज हम क्या है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या इन्वायरमेंट में शामिल हो जाते हैं और वो इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। तो इस प्रकार की विधि जिसमें प्रतिरोधी किस्में लगा देते हैं, इसमें किसी प्रकार का किसान को भी हर्ट नहीं होता, उसको अलग से खर्चा भी नहीं वहन करना पड़ता, और उसको किसी प्रकार का शारीरिक भी कष्ट नहीं होता। तो इसे दर्द या पीड़ा रहित विधि कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आभासी प्रतिरोध क्या है। आभासी मीन्स आभासी वर्ड हम कहाँ से लेते हैं, मतलब जिसको हम सिर्फ एज्यूम करते हैं, आभास करते हैं उसका, कि किसी भी काम के लिए मतलब ये हो सकता है, आभास होता है या ये हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, आभासी प्रतिरोध क्या होता है कि जो प्लांट है उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो रोगजनक या जो एबायोटिक जो फैक्टर होते हैं जो उसको हार्म पहुंचाते हैं या उसको हानि पहुंचाते हैं, उसकी जो क्रिया होती है उसको वो प्लांट्स रोक देता है या उसको दबा देता है या उसकी जो एक्टिविटी है उसको स्लो कर देता है। और इस कारण जो रोगजनक है या अदर फैक्टर्स हैं जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वो किसी भी प्रकार का जो नुकसान नहीं पहुंचाते, और उसका नियंत्रण करने के लिए उस जीव या उस प्लांट की जो क्षमता होती है उसे आभासी प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर, कि आभासी प्रतिरोध क्या है कि किसी प्लांट में अगर अटैक होता है, उस पर कोई एबायोटिक फैक्टर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं या उस पर किसी प्रकार के रोगजनक हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, तो वो उसकी प्रोसेस को धीरे कर देता है, कम कर देता है या उसको दबा देता है, जिससे
जो उस संक्रमण का असर उस प्लांट्स पर होने वाला था वो नहीं हो पाता। तो ये जो क्षमता होती है इसे आभासी प्रतिरोध कहते हैं। तो इसमें क्या होता है आभासी प्रतिरोध में कि जो रोगजनक का परिवर्धन को रोकने वाले जो गुण होते हैं या बिल्कुल भी जो संक्रमण नहीं होता, जो पौधा उन ऑर्गेनिज्म के अटैक से, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधक या प्रतिरोधी कहते हैं। कौन से प्लांट्स? जो प्लांट्स किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ लेते हैं और उस इन्फेक्शन का असर उन प्लांट्स पर नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधी या प्रतिरोधक। और एक नेक्स्ट और वर्ड है कि एक जो रोग पलायन क्या होता है। रोग पलायन क्या होता है कि जो रोगग्राही होते हैं, रोगग्राही कौन से? जिन प्लांट्स में किसी भी इंसेक्ट्स का या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का संक्रमण हो सकता है या रोगग्रस्त हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? जो रोगग्रस्त हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रोगग्राही। और पौधों के रोग के लिए आभासी प्रतिरोध साधारणतः क्या होता है? रोग पलायन अथवा रोग के लिए जो सहनशीलता होती है उसका परिणाम होता है। मीन्स रोग पलायन क्या होता है? डिजीज को एस्केप कर दिया। जब किसी का प्रकोप भी प्लांट्स में नहीं होने देगा तो वो क्या रोग पलायन हो गया ना, रोग को भगा दिया। पलायन क्या होता है? पलायन करना मीन्स छोड़ना या दूर जाना। तो रोग पलायन क्या होगा? रोग का दूर जाना या रोग को छोड़ना। तो प्लांट्स के लिए क्या क्या बात आ गई कि एक जो सहनशीलता है उस प्लांट्स में, जहाँ तक कि उन फैक्टर्स का उस पर किसी भी प्रकार के डिजीज को देने के लिए असर नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है? रोग पलायन। क्लियर? नेक्स्ट हम अब इसको डिटेल से करते हैं कि रोग पलायन क्या होता है। कि रोग पलायन कैसी अवस्था है, किस तरह की अवस्था है जिसमें जो रोगग्राही पौधा, दो वर्ड्स है हमारे पास, हमेशा ध्यान रखना। एक तो हमारे पास है रोगग्राही पौधा जिसमें रोग होता है, और एक है रोग प्रतिरोधक पौधा जिसमें रोग नहीं होता, वो रोग को रोक सकता है। और इसमें क्या होता है, जब रोगजनक जो होता है, पैथोजेंस होते हैं, उसकी सक्रियता अधिक होती है, उस समय जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, उचित अवस्था में नहीं होते या एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण रोगी होने से बच जाते हैं। अब दो कंडीशंस होगी ना। रोग पलायन में क्या होता है कि रोगग्राही जो पौधा है या जो प्लांट्स है जिस पर इंफेक्शन होने के लिए आउटर फैक्टर्स आते हैं या जो पैथोजेंस है वो पहुंचते हैं, तो जो कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं होती। किसके फेवरेबल नहीं होती? पैथोजेंस के फेवरेबल नहीं होती। इस कारण क्या होता है कि प्लांट्स में उसका किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता, तो वो रोग से बच जाता है। और रोग पलायन कैसी योग्यता है जिसमें क्या होता है, रोगजनक यदि आक्रमण कर देता है तो कुछ जेनेटिक और कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण, जैसे बहुत तेज वृद्धि होना या जो फसल है वो बहुत तेजी से पकना, ये प्रोसेस करके प्लांट्स बच जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, ये अलग अलग प्रोसेसेस प्लांट्स में भी चलते रहते हैं। और कुछ ऐसे जेनेटिक कैरेक्टर भी होते हैं जैसे जिसके कारण ये जो रोग है, ये रोग से प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रोग है वो रोग सहनशीलता क्या है। अब हम जब सिंपल सी बात है कि सहनशीलता क्या है, टॉलरेंस है ना। तो इस टॉलरेंस के बारे में तो आपको पता ही है कि टॉलरेंस, किसी चीज की टॉलरेंस क्या होती है, ये बहुत कॉमन सी बात है। सहनशीलता की बात हम अपनी जनरल लैंग्वेज में भी करते हैं। सहनशीलता क्या है, किसी को भी सहने की एक हद, एक लेवल, एक लिमिट, वो क्या कहलाती है, वो सहनशीलता कहलाती है। तो जब हम प्लांट्स के कंसर्निंग बात करते हैं तो परपोषी पौधे की सहनशीलता क्या है, परपोषी पौधे की सहनशीलता की बात करते हैं तो वो क्लियर कि वो रोग को रोकने की जो क्षमता है, इसमें क्या हो
कि जो सहनशीलता है वो परपोषी पौधे जो होस्ट प्लांट है उसकी क्षमता या उसकी जो पावर है वो उतनी कि जो रोग के प्रभावों को बिना किसी फसल की हानि होने तक सहन कर लेते हैं। मीन्स अगर वो पैथोजन अटैक करते हैं तो परपोषी जो प्लांट्स हैं वो उसको सहन करते रहते हैं। कब तक? जब तक कि उस फसल को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। तो वो क्या कहलाता है? इसकी सहनशीलता, रोग के प्रभावों को सहने की क्षमता। लेकिन उसमें क्या होता है, जो फसल है वो किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं होती। और सबसे जो हमारे पास माइन्यूट जो होता है इन्फेक्शन डोनर या जिसको हम देने वाले पैथोजन की बात करते हैं, तो वो क्या होता है? वायरस। वायरस क्या करता है कि बहुत ही कम एक्टिविटी में किसी को भी इन्फेक्शन दे सकता है। तो इसमें जो रोगजनक के आक्रमण या जो विषाणु की क्रियाएं होती हैं उसको प्रभावित परपोषी पौधे की क्षमता जो होती है उनको सहन करने की या उनको रोगों से अपने आप को रोग से मुक्त रखने की, वो क्या कहलाती है? उसको सहनशीलता भी कहते हैं। तो सहनशीलता एक क्लियर होगी कि पैथोजेंस की बात करें या वायरस की बात करें तो किसी भी कंडीशन में जो फसलों को नुकसान न होने की कंडीशन तक उसका सहन किया जाता है वो क्या कहलाता है? उसकी सहनशीलता कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वास्तविक या यथार्थ प्रतिरोध, ट्रू रेजिस्टेंस। पहले हमने क्या बात करी थी? आभासी की। अब हम बात करते हैं ट्रू की ना। तो जो यथार्थ प्रतिरोध है या जो ट्रू प्रतिरोध है वो क्या होता है? तो एक्चुअल में ये किस लेवल की बात करते हैं हम? जेनेटिक या जीन की। किसकी बात करते हैं हम? जेनेटिक लेवल या जीन की। तो जीन क्या होता है ये आपको भी पता है कि जो आनुवंशिक है या जो जेनेटिक लेवल है उसका बेस क्या होता है हमारे पास? जीन। तो अब इस जीन की जब हम बात करते हैं तो परपोषी प्लांट्स द्वारा, परपोषी या होस्ट प्लांट के द्वारा कुछ जीनों को या अधिक जीनों को यूज करके जो प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे यथार्थ प्रतिरोध या ट्रू रेजिस्टेंस कहते हैं। डिफरेंस हो गया ना क्लियर? एक था आभासी जिसमें वो प्लांट्स की कोई भी सहनशीलता थी जिस लेवल तक वो था। अब हम बात करते हैं यथार्थ की या ट्रू रेजिस्टेंस की। तब ट्रू रेजिस्टेंस क्या है? जब हम जेनेटिक लेवल की बात करते हैं, जीन लेवल की बात करते हैं। तो जीन लेवल क्या है कि जब जीन्स या जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं जीन की उपस्थिति होती है तो उसके द्वारा किसी भी प्रकार से आनुवंशिक नियंत्रण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक या यथार्थ प्रतिरोध। अब यथार्थ प्रतिरोध में क्या होता है? जो परपोषी और जो रोगजनक है, परपोषी जो लाइफ को स्पेंड करने के लिए अवेलेबल होता है और रोगजनक क्या है? जो उस पर अटैक करता है। एक दूसरे के इनकम्पैटिबल होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी इनकी नहीं होती है। और ये इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो होस्ट प्लांट और पैथोजन के बीच रासायनिक अभिज्ञान, केमिकल रिकॉग्नाइजेशन के अभाव के कारण होती है। दोनों में इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? केमिकल रिकॉग्नाइजेशन के अभाव के कारण होती है। और जो होस्ट प्लांट है वो उस पैथोजन के अगेंस्ट अपनी या तो रक्षा कर लेता है या पहले से उपस्थित संक्रमण की अनुक्रिया में सक्रिय विभिन्न साधनों का उपयोग कर लेता है। मतलब दोनों ही कंडीशन है, या तो खुद उससे लड़ लेता है या फिर जो पहले से रेजिस्टेंस पावर होती है वो जेनेटिक लेवल पे जीन्स के कारण उसको यूज करके उस रोग से बच जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब रोग उत्पन्न करने वाले या रोगजनक के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो ये जो रोग प्रतिरोध होता है ये 100% होता है। और
जिसमें रोगजनक पौधे को संक्रमण नहीं दे पाता। और यदि ऐसी कंडीशन हो कि पौधे की अयोग्यता होती है या पौधे के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती और पैथोजन के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, तो वो प्लांट्स का होता है रोगग्राही हो जाते हैं। बिकॉज वो उस पैथोजन के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी तो जो प्लांट्स है वो रोगग्राही होंगे, मीन्स उन पर इन्फेक्शन हो जाता है और वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वास्तविक या यथार्थ प्रतिरोध का आधार, कि जो ट्रू रेजिस्टेंस है उसका बेस क्या होता है। क्योंकि प्रतिरोध गुण है वो क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत विशिष्ट गुण होता है। और जब हम इसके आधार की बात करते हैं तो हम इसको 4 भागों में विभक्त करते हैं। एक है हमारे पास आकृतिक या आकारकीय प्रतिरोध, जिसको मॉर्फोलॉजिकल भी कहा जाता है, मीन्स आकार से रिलेटेड। सेकंड है क्रियात्मक प्रतिरोध, जो भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी या जो फंक्शनल एक्टिविटी होती है उसके कारण उत्पन्न प्रतिरोध। थर्ड है संरचनात्मक, जो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस, कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर प्लांट्स में जिसके कारण रेजिस्टेंस उत्पन्न होती है उसे क्या कहते, वो क्या होते हैं, संरचनात्मक प्रतिरोध। और फोर्थ वन है जीव द्रव्य प्रतिरोध। जीव द्रव्य वर्ड आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, सेल के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड और सेमी लिक्विड जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो लास्ट वन इज प्रोटोप्लाज्मिक रेजिस्टेंस, जीव द्रव्य प्रतिरोध। फर्स्ट बात करते हैं हम आकृतिक या आकारकीय प्रतिरोध। आपको बताया है कि जब भी हम सबसे पहले किसी चीज़ को देखते हैं या किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, पहले हमारे पास क्या आता है, उसकी आउटर स्ट्रक्चर, कि जैसे आउटर स्ट्रक्चर गोल है या चौरस है या त्रिकोणीय है। या एक प्लांट की बात सोचते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि कोई ऐसा प्लांट है, उसकी लीव्स भी है, उसका स्टेम भी है और उसकी रूट्स भी हैं। तो ये क्या होता है, हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो कि दिखाई देते हैं। हम प्लांट्स के बारे में सोचते ही आएगा ना दिमाग में हमारे कि प्लांट्स है, किसी प्लांट्स को नहीं भी देखा तो प्लांट्स की लीव होंगी, प्लांट्स पे फ्लावरिंग होगी या प्लांट्स पे फ्रूट्स, अगर फ्रूट का प्लांट है तो फ्रूट्स होंगे और उसकी जड़ें हैं या रूट्स हैं जो कि मिट्टी में दबी हुई होंगी। इस प्रकार जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उसकी हम बात करते हैं। तो कैसे होते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, कि जो बाहर से दिखाई देते हैं। तो जब हम रेजिस्टेंस के कंसर्निंग बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है कि जो उसकी बाहर की त्वचा होती है या उसकी जो क्यूटिकल होती है, उसकी एपिडर्मिस होती है, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी स्किन कैसी है या उसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी है या उसकी बॉडी के बाहर वैक्स है या उसमें पाए जाने वाले कोई हेयर है। तो ये क्या करते हैं, अवरोध या रोधिकाओं के बैरियर्स के रूप में काम करते हैं। क्यों डायरेक्ट जो पैथोजेंस अटैक करते हैं तो प्लांट के आउटर जो स्ट्रक्चर्स है, जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है, उन्हीं के कांटेक्ट में आते हैं ना, डायरेक्ट तो अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से कांटेक्ट होने के बाद ही वो उसमें एंटर कर पाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, हेयर है या आउटर वैक्स है या किसी भी प्रकार की उसके बाहर क्यूटिकल है या एपिडर्मिस की मोटाई कितनी है, तो ये सब किसके लिए डिपेंडेंट होता है, उस पैथोजन के अटैक करने से संबंधित होता है। तो पौधों पर यदि जो मोम है या जो हेयर है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो होस्ट प्लांट है वो पैथोजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, जिससे क्या हो जाता है, वो रोगग्रस्त होने से बच जाता है। अब जैसे देखिए आप गेहूं की किस्म, यहाँ से देखिए कि गेहूं की जो कोई किस्म कीट कवक की प्रजातियों के लिए रोगग्राही हो सकती है, कब, जब वो प्लांट्स छोटे हैं, लेकिन जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उसके लिए उच्च प्रतिरोधी हो जाते हैं। अब इसमें फर्क समझ रहे हैं आप क्या है, कि जब प्लांट्स बहुत छोटा है तब वो रोगग्राही है, बिकॉज अब हम स्ट्रक्चर्स सॉरी मॉर्फोलॉजिकल की बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में क्या है, उसके बाहर पाए जाने वाले क्यूटिकल या एपिडर्मिस या हेयर या वैक्स। जब वो प्लांट्स स्टार्टिंग स्टेज में है, जिसको छोटे प्लांट्स है ना, तो नवोद्भिद जिसको कहते हैं, सीडलिंग स्टेज होती है,
तो उसमें उसकी जो आउटर कवरिंग है, उसका जो स्तर है, बाहर का कवर है, वो मोटा नहीं हुआ, उस पर हेयर भी कम हो गए, वैक्स भी कम हो गई। लेकिन जैसे जैसे वो परिपक्व हो जाएंगे तो उनमें क्या ये स्ट्रक्चर्स अधिक ग्रोथ कर जाते हैं, जिस कारण जब अडल्ट स्टेज में वो उसका प्रतिरोधक बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियात्मक। क्रियात्मक क्या होती है कि क्रियात्मक क्रिया किससे रिलेटेड, काम करने से रिलेटेड। क्रिया क्या होती है, किसी काम को करना। तो क्रियात्मक जब बात करते हैं तो प्लांट्स की कुछ जो करेक्टर्स हैं जो प्लांट्स के द्वारा काम किए जाते हैं। क्या काम किए जाते हैं, जैसे प्लांट्स में क्या होता है, जो स्टोमेटा के खुलने का समय है, या जो पुष्पों के खिलने का समय है, या उनकी परिपक्वता का समय है, या कॉक बनने का जो रेट है, इस प्रकार से गोंद का बनना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये क्या करते हैं, शरीर इन क्रियाओं पर निर्भर करता है। और जो रोगजनक पौधे होते हैं, और जब फंजाई है या जो बैक्टीरिया है, ये कब एंटर करते हैं, जब उनके रंध्र या उनके पोर्स खुले होते हैं। और अब इन पोर्स का खुला और बंद रहना प्लांट्स के स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसा जैसा प्लांट का स्वभाव है, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कम टाइम के लिए रंध्र खोलते हैं, अधिक टाइम के लिए बंद रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अधिक टाइम के लिए खोलते हैं। तो उससे ये हर प्लांट का अलग अलग स्पेसिफिक करेक्टर होता है। तो इस प्रकार का होता है, जब वो पैथोजन अटैक करते हैं तो स्टोमेटा अगर बंद है तो उन पर इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये जो क्रियात्मक जो इनके प्रतिरोध है वो इन क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक प्रतिरोध। जैसे लास्ट में आप देखिए कि जो गेहूं की किस्म होप है उसमें क्रियात्मक प्रतिरक्षा क्रियाविधि अपनाई जाती है। तो ये एग्जाम्पल्स को याद भी रखना होता है, पता होना चाहिए आपको हर एक में एक एग्जाम्पल कि एक्चुअली में इसका एग्जाम्पल भी क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संरचनात्मक। संरचनात्मक क्या, स्ट्रक्चर कि किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो प्रतिरोध के लिए काम आती हैं या काम करती हैं। जैसे टिश्यू या फाइबर, कॉक या मिडल लैमेला, है ना, इस प्रकार की जो लिग्निफिकेशन होता है, ये सारी क्या होती है, ये जो स्ट्रक्चर्स होती है, ये इनकी जो संख्या है वो उसकी संरचना और उसकी माप पर निर्भर रहते हैं। और जब रोगजनक की बात करें, रोगजनक जब संक्रमण करता है तो विभिन्न प्रतिरक्षी संरचनाओं का निर्माण होता है। कब होता है, जब कोई पैथोजन प्लांट्स पर अटैक करता है तो प्रतिरक्षा संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, और ये प्रतिरक्षी संरचनाएं संक्रमण से पहले अनुपस्थित होते हैं। ये भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि प्रतिरक्षी संरचनाएं पहले नहीं होती और बाद में बन जाती हैं। तो इसका निर्माण रोगजनक द्वारा प्रकोष्ठ को उत्तेजित या उद्दीपित करने पर होता है। हमें जब रोगजनक उस पर अटैक करते हैं तो ये प्रतिरक्षा जो संरचनाएं हैं वो बन जाती हैं, जिससे प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जीव द्रव्य या जीव द्रव्य मूलक प्रतिरोध, प्रोटोप्लाज्मिक रेजिस्टेंस। अब प्रोटोप्लाज्मा से जब संबंधित प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो क्या कहेंगे हम, जीव द्रव्य प्रतिरोधी कहेंगे ना। तो उसको प्रतिरोध को नियंत्रण करने के लिए जैसे सेल कंटेंट से संबंधित होते हैं, उसमें क्या बनता है, जैसे एसिड्स या टैनिन, एंथोसाइनिन, इस प्रकार के कई। तो इसमें जैसे टैनिन है, एंथोसाइनिन, जो ये केमिकल घटक होते हैं, ये जीव द्रव्य में उपस्थित होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि जो जेनेटिक प्रतिरोध है वो जो जीन लेवल पे है, जेनेटिक बेसिस है, वो किस प्रकार से होता है।